आप लोगों को एमडी केयर्स के लिए टेस्ट के लिए लिए जा रहे थे टेस्ट, उस वक्त क्या हुआ था? वाकई आप लोगों के साथ ज्यादती हुई थी जो आप कोर्टों में गए थे? कि 1 महीने बाद आपका एमडी कैट है, आप किसी दूसरे सूबे की किताबें पढ़ के कराची वाला बच्चा किस तरह दे सकता है? कोयटा वाला बच्चा इस्लामाबाद की किताबें पढ़ के एमडी कैट किस तरह दे सकता है? इस दौरान जो हज़ारों लाखों बच्चे रह गए उनका कुछ हुआ? बहुत सारे बच्चे मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने मेडिकल ही छोड़ दिया, डिफरेंट डिग्रीज में चले गए। क्या बच्चे एमडी केयर्स के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या टीचरों से ट्यूशन लेते हैं, तैयारी करते हैं, या एवं बस आके बैठ जाते हैं? कुछ माफियाज भी स्टार्ट हो गए हैं कर शहर के अंदर, जो लाख लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं कि आपको एमडी कैट की तैयारी कराएंगे। अच्छा, जो ज़्यादा फीसें मांगते हैं वो वाकई इस तरह एमडी केट के लिए तैयारी अच्छी कराते हैं या वैसे पैसे ले जाते हैं? फ़ी हाइक के बाद भी अगर कोई बंदा कहता है कि सही है मैं 1 करोड़ लगाने के तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान में डॉक्टर बनूंगा, डिग्री के बाद वो जिस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं वहाँ स्टाइपेंड ही 60,000 70,000 होता है। अब एक बंदा 60,000 के अंदर इस महंगाई में कैसे गुजारा करे जब वो 5 साल कोई करोड़ सवा करोड़ खर्च करके आया है? पूरे पाकिस्तान में इस साल कितने बच्चे जो है अपीयर हो रहे हैं? कोई 1,50,000 1,45,000 1,65,000 स्टूडेंट्स हर साल अपेयर होते हैं एमडी कैट के अंदर। कि आपके पास 1.5 लाख एप्लीकेंट्स के लिए मुश्किल से 20,000 सीटें भी नहीं। इतनी कम सीट्स होने के बावजूद हर साल 800 से 1,000 सीट्स खाली छूट जाती हैं। अब कोई छोटा मेडिकल कॉलेज भी है तो वहाँ एमबीबीएस की फ़ी 20 लाख 25 लाख से शुरू होती है। कोई छोटा डेंटल कॉलेज भी है, वहाँ पे 18 लाख 20 लाख से शुरू होती है। कि हर साल इतने डॉक्टर अगर पैदा हों तो फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ तो इतनी वैकेंसी ही नहीं है। आप रात के टाइम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको डॉक्टर ढूंढना मुश्किल होता है, या तो आपको नर्स मिलेगा या वार्ड बॉय मिलेगा। तो डॉक्टरों के हवाले से लोगों को शिकायत ये है कि डॉक्टर रूड बहुत होते हैं, क्या वजह है? किसी का अगर कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया तो वो गन निकाल के आ जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर्स को शूट कर देते हैं हॉस्पिटल में, कोई सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर 24 घंटे 36 घंटे बगैर सोए हॉस्पिटल में अपनी जॉब कर रहा है और उसके बाद भी उसके महीने के बाद वो 60,000 भी उसको पूरा ना मिले तो उसका रिएक्शन या एक्सप्रेशन तो कहीं निकलेगा। जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो कुछ कर सकती है, इन पे प्रेशर डाल सकती है, जो ख़ास तौर पे जो निजी इंस्टीट्यूशन है जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं? 2018 तक ये पॉलिसी थी तो ये बीच में क्यों हटाई गई? या तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फोर्स किया गया है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। सिंध में ये यूनियन नहीं है, आपके ख्याल में इस तरह की यूनियन दोबारा होनी चाहिए? स्टूडेंट यूनियन पे अगर पाबंदी होती तो ये आज अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ के यूथ विंग्स क्यों काम कर रहे होते? आप कराची यूनी के अंदर चले जाएं, आपको एक दो सियासी जमातों के हर जगह झंडे भी मिलेंगे, वहाँ की विंग्स भी मिलेंगी। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की जो एक प्रोडक्टिव काम करने के लिए यूनियंस होती हैं उस पर क्यों बैन लगाएं? कि नया यूथ निकलेगा, अपनी तंजीमें अपनी यूनियन काउंसिल्स लेके आएंगे तो वो उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो तभी उन्होंने एक उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में टोटली बैन ही कर दिया कि ऐसा दिमाग ही ना निकले जो उनसे सवाल करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा आज का जो प्रोग्राम है वो यूथ के लिए है, वो जेएनजी के लिए है। जेएनजी में ख़ास तौर पर वो बच्चे जो मेडिकल का इम्तिहान देने जा रहे हैं, एमडी कैट्स। आज मेरे पास जो शख्स तशरीफ़ लेके आए हैं वो जेएनजी का समझो एक छोटा सा लीडर है। एमडी कैट उन्होंने जब दिया था तो उनको भी फेल किया गया था, तो उन्होंने भी एक जदोजहद शुरू की थी। वो पड़ोसी ममालिक की तरह जदोजहद उनको नहीं थी, लेकिन वो अदालतों तक गए थे। अब हम उनसे शुरुआत करेंगे गुफ्तगू की। मेहमान सैयद अहमद माज हैं, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। अच्छा माज साहब, ये बताएं कि जब आप लोगों को एमडी केयर्स के लिए टेस्ट के लिए लिए जा रहे थे टेस्ट, उस वक्त क्या हुआ था? वाकई आप लोगों के साथ ज्यादती हुई थी जो आप कोर्टों में गए थे? सर, एमडी कैट को देखें तो एक सिंपल एंट्री एग्ज़ाम है, लेकिन हमारे मुल्क में उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी गई है कि जब हमारे वक्त में एमडी कैट हुआ है तो यूजुअली जो एमडी कैट होता है आप जो किताबें पढ़ें उसका आपका टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन। हमारे टाइम पे पूरा करिकुलम चेंज कर दिया, इसको पूरा नेशनलाइजेशन पॉलिसी लेके आई गई। अब जो सिंध का स्टूडेंट है, कराची में पढ़ने वाला है, उसने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स पढ़ी हैं, तो वो इस्लामाबाद की किताबें पढ़ के किस तरह एमडी कैट 1 महीने के अंदर दे सकता है? सबसे मेजर रीज़न था जिस पे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अनलेस जिस तरह आप लोगों ने रिसेंटली देखा कि इंडिया के अंदर नीट एग्ज़ाम लीक हुआ, बच्चे सड़कों पर आए। वो तो बहुत ख़तरनाक एहतजाज हुआ। बिल्कुल इसी तरह ही कराची में, कोयटा में, लाहौर में, पेशावर में, हर सूबे के अंदर बच्चे निकले थे सड़कों पे। कोयटा में बहुत सारे अरेस्ट हुए थे, यहाँ पे हमारे ऊपर लाठियाँ लेके आ गए थे, बस चलानी की रह गई थी कराची प्रेस क्लब के ऊपर। आपके वालिदैन भी थे एहतजाज में, सिर्फ आप बच्चे नहीं थे? सब ऐसा ही है थे, ना? स्टूडेंट्स भी आए थे, टीचर्स भी आए थे, क्योंकि इशू ऐसा था कि 1 महीने बाद आपका एमडी कैट है, आप किसी दूसरे सूबे की किताबें पढ़ के कराची वाला बच्चा किस तरह दे सकता है? कोयटा वाला बच्चा इस्लामाबाद की किताबें पढ़ के एमडी कैट किस तरह दे सकता है? सिर्फ मसला यहाँ नहीं था, मसला यहाँ भी था कि आपने टोटली 2 दिन पे एमडी कैट शिफ्ट कर दिया। तो उसमें आप डिफ़िकल्टी लेवल कैसे इंश्योर करते हैं कि पहला एग्ज़ाम मुश्किल आता है, दूसरा आसान आता है, तो आपका मेरिट कैसे किस तरह बनेगा?
इस तरह के 4-5 और मेजर इश्यूज़ थे जिसमें कोई हमारे पास गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं था, कोई हमारे तरफ पीएमडीसी या पीएमसी की तरफ से नहीं था। अपनी मदद आपके तहत बच्चे खुद सड़कों पे आए, हम लोग सिंध हाई कोर्ट गए, केसेस फाइल किए, अपने पैसों पे केस लड़े और फिर 2 साल की जद्दोजहद के बाद जो नेशनलाइजेशन करिकुलम था उसको ख़त्म करके फिर पीएमडीसी वापस रीस्टैब्लिश की गई। इस दौरान जो हज़ारों लाखों बच्चे रह गए उनका कुछ हुआ? बहुत सारे बच्चे मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने मेडिकल ही छोड़ दिया, डिफरेंट डिग्रीज़ में चले गए, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी आ गई थी और कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही थी। अच्छा, सरकार की जानिब से ख़ास तौर पर जो सिंध गवर्नमेंट का महकमा सेहत है, जो वज़ीर सेहत है, उन्होंने कोई बच्चों से रब्ता किया था कि मुज़ाकरात करके? जब हमारी कैंपेन कोई साल 1.5 साल चल गई थी, कोई 8 से 10 धरने हो गए थे, हमने सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया, हमने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया, हमने प्रेस क्लब पे धरना दिया, सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमारी 3 पर्सनल पेटिशंस फाइल हुई। उसके बाद जाके उन लोगों ने बच्चों से रब्ता किया और तब भी मेजर रीज़न था कि ये नेशनलाइजेशन क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई थी, तो हम अपोजिशन में इसको कैश करते हैं और बच्चों के साथ बैठ के इनके मुतालबात पे कुछ करते हैं। तब जाके फिर इन्होंने एक बिल पेश किया था अपना सिंध असेंबली के अंदर और फिर पीएमडीसी की रिस्टैब्लिशमेंट शुरू हुई थी। तो आपके ख्याल में अभी ठीक है ये जो पीएमडीसी के हवाले हुआ है मामला? तो अब जो गुज़श्ता साल 2024-25 का जो हुआ है, तो वो जो एमडीके टेस्ट है वो सूबाई करिकुलम के मुताबिक से है? जी, जब हमारी इतनी जद्दोजहद, कोर्ट केसेस और प्रोटेस्ट के बाद एटलीस्ट ये हमें फ़ायदा हो गया कि जो हमारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे उसमें तकरीबन 1200 डेंटल स्टूडेंट्स थे जो बिल पास होने के बाद भी उनके एडमिशन्स दे दिए गए थे और 3 महीने बाद उनके कैंसिल कर दिए थे। वो फिर बच्चे सड़कों पे आए, कोर्ट केस फाइल। क्यों हुआ? सिंध गवर्नमेंट ने एक मेरिट बनाया कि 45% बीडीएस के लिए, 55 एमबीबीएस के लिए। उसको ओवर रूल कर दिया फेडरल ने कि हम बिलो 50 को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो किसी डेंटल कॉलेज में हो, उसको वो भले 4 साल की डिग्री पूरी कर ले, उसको 4 साल बाद लाइसेंस नहीं देंगे। तो उन्होंने 1200 बच्चे जो सिंध के अंदर थे उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया था, जिस पे स्टूडेंट खुद कोर्ट गए, मैं खुद कोर्ट गया, हमने केस फाइल किया और फिर 2 महीने केस चलने के बाद उनके एडमिशन्स वापस हो गए थे। ये तो फिर फेडरेशन की जानिब से ज़्यादती थी ना बच्चों के ख़िलाफ़? ये बैक टू बैक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हर 2 महीने बाद चेंज हो रही होती हैं। इवन आज तक हर 2 महीने बाद एक नई पॉलिसी आती है, हर साल नई पॉलिसी आती है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को नहीं देखते कि वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक नेशनलाइज पॉलिसी निकल के आ जाती है। ये बताएं कि जो गुज़श्ता साल के इंतजाम थे, IBA सखर को दिया गया क्योंकि डाव वाले नहीं करा सके, पेपर लीक हुआ, ऐसे है। तो IBA सखर ने जो गुज़श्ता साल पेपर लिया था वो बच्चे सब मुतमईन हैं उनसे? इसमें हमें पहले ये देखना चाहिए कि डाव एक बड़ा नाम है सिंध में मेडिकल के अंदर, वैसा इंस्टीट्यूशन भी एग्ज़ाम सही कंडक्ट नहीं कर पा रहा कि पेपर लीक होता है, एक बच्चा 4 महीने मेहनत करता है, पढ़ के आता है, एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के बाद पता चलता है पेपर लीक था और आपका एग्ज़ाम वापस होगा। उसको 1 महीना दोबारा उस पूरी स्ट्रेस से गुजरना है, उस पूरी प्रेपरेशन टाइम से गुजरना है और फिर एग्ज़ाम देना है। तो जब ये IBA सखर को दिया गया तो जो कंपैरेटिवली पहले इशूज़ थे वो एड्रेस हुए और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। अच्छा, IBA सखर इस साल फिर दोबारा जो है 16 अगस्त को ये MDK टेस्ट जो है वो लेने जा रही है। पूरे सूबे भर में 10 बजे जो है ना वो बस तमाम बच्चों को वही पेपर मिलेगा। IBA के VCA का क्लेम है कि हम दावा से करते हैं कि इस बार भी पेपर हमारा लीक नहीं होगा। आप कैसे देख रहे हैं? इक़दामात बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो मेजर इशू हर साल स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो भी इनके एग्ज़ाम सेंटर्स बनते हैं वो कराची के उस सड़क पे बनते हैं जहाँ मेजर हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो पूरी सड़क टूटी हुई है। अगर आप इसको डॉट एक ही दिन पे एक ही टाइम पे ले रहे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाते क्योंकि पार्किंग का निज़ाम नहीं होता, लेट हो जाते हैं। तो इस हवाले से उन्हें इक़दामात करने चाहिए कि या तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बेहतर जगह पे बनाए जाएँ या टाइमिंग फ्लक्चुएशंस ऐसी दी जाएँ कि अगर कोई बंदा सुबह 8 या 9 बजे भी पहुंचता है, निकलता है, तो वो टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे। इस बार उन्होंने इनडी यूनिवर्सिटी में जो है रखा है वो 11,000 बच्चे अपेयर होंगे, तो 11,000 बच्चों के लिए कोई और जगह तो अच्छी नहीं है, ये उनकी मजबूरी भी है ना। कराची में अगर देखें तो बहुत कम ऐसी जगह हैं, जैसे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते हैं तो डिफरेंट बैंक्वेट हॉल्स के अंदर करवाते हैं या उनके डिफरेंट एक्सपो सेंटर्स के अंदर उनके करते हैं। तो वो ऐसी जगहें जहाँ एटलीस्ट सड़कें बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, वहाँ कोई स्टूडेंट 11,000 स्टूडेंट आके पार्क करके किस तरह टाइम पे एग्ज़ाम दे सकता है। VC जो IBA हैं आसिफ शेख साहब, मेरी उससे गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे एश्योरिटी दी है कि इस साल जो है ना ND के हम 3 गेट इस्तेमाल करेंगे, 2 गेट
बच्चों के लिए एक गेट बच्चों के लिए। सही है। जो यूनिवर्सिटी साइड वाले 2 गेट हैं बच्चियाँ करेंगे, जो मस्कन साइड वाला गेट है वो बच्चों के लिए हो गए। सही है। तो ये तो अच्छा फैसला है ना कि कम से कम जो है सबके लिए बेहतरी होगी कि मुख्तलिफ रास्तों से जहाँ जिसको फ़ायदा हो वहाँ से पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही बहुत बेहतर इकदाम किया गया है। और बस ये अफसोस है कि इतने मसलों के बाद, बार बार पेपर लीक होने के बाद और इन सब सिनेरियोज़ के बाद गुजरने के, अब एटलीस्ट चीज़ें सही बेहतर हो रही हैं। देर आए दुरुस्त आयत वाली ऐसे बात है। हो गई। अच्छा माँ साहब ये भी बताते चले हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस साल कितने बच्चे जो है अपीयर हो रहे हैं? हर साल। और क्योंकि सिंध भर में हैं टोटल 34,000 बच्चे, ऐसे हैं। जिसमें 11,000 कराची के हैं, 65% बच्चियाँ हैं और 35% लड़के हैं। तो पूरे पाकिस्तान में कितने हैं बच्चे जो अपीयर होंगे? हर साल, और इस साल भी कोई 1,50,000, 1,45,000, 1,65,000 स्टूडेंट्स हर साल अपीयर होते हैं एमडी कैट के अंदर। लेकिन मेजर इशू यहाँ हमारे यंग डॉक्टर्स या यंग स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं वो ये है कि आपके पास 1.5 लाख एप्लीकेंट्स के लिए मुश्किल से 20,000 सीटें भी नहीं। कितनी सीटें टोटल? 18 से 22,000 के बीच में, जो हर साल चेंज होती रहती हैं डिफरेंट उनके पॉलिसीज़ के तहत। तो 20,000 सीटों पे आप 1.5 लाख बच्चों को किस तरह एकोमोडेट कर सकते हैं? तो यहाँ से हमारे मुल्क का ब्रेन ड्रेन शुरू होता है। या तो आधे लोग बाहर चले जाते हैं या डिफरेंट फील्ड्स में चले जाते हैं। और कंसिडरिंग जो हमारे हॉस्पिटल्स की हालात हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो कंडीशंस चल रही हैं, उसको देखते हुए ये हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि हेल्थ केयर में या तो हम हॉस्पिटल्स बढ़ाएं या सीट्स बढ़ाएं कि एटलीस्ट हम जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं एटलीस्ट उनको सीट्स दी जाएं इतनी। अब 22,000 सीट्स पर आप 1.5 लाख एकोमोडेट नहीं कर सकते। उसके बाद भी 22,000 इतनी कम सीट्स होने के बावजूद हर साल 800 से 1,000 सीट्स खाली छूट जाती हैं। क्या कह रहे हैं, सीटें कैसे खाली जा रही हैं? इसमें जो मेजर रीज़न है, 2018 तक पीएमडीसी की पॉलिसी थी कि कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट कर दिया था, 11 लाख 12 लाख, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकते। अब कोई छोटा मेडिकल कॉलेज भी है तो वहाँ एमबीबीएस की फ़ी 20 लाख 25 लाख से शुरू होती है छोटा पर ईयर। कोई छोटा डेंटल कॉलेज भी है, वहाँ पे 18 लाख 20 लाख से शुरू होती है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ 80 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़ में डिग्री कर रहा है तो उससे बेहतर उसके पास ऑप्शन है वो चाइना जाके कर दे, जहाँ 50-60 लाख के अंदर डिग्री हो जाती है। वहाँ सस्ता है जाना? वहाँ सस्ता है कि पर ईयर वहाँ 12 लाख 15 लाख के अंदर आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। अच्छा, ये जो जितने पैसे बता रहे हैं ये प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात है या सरकारी में भी इतनी फीस है? जो 22,000 सीट्स हैं इसमें प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, कोटा सिस्टम बेस्ड होती हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं आइदर गवर्नमेंट में नहीं होता तो वो प्राइवेट में जाएं। तो प्राइवेट की 18-20 लाख से शुरू हो रही है, गवर्नमेंट में सेल्फ की 8 से 10 लाख है। 800,000 सीटें खाली जा रही हैं, ये प्राइवेट वालों की जा रही होंगी ना? प्राइवेट वालों की। तो फिर बेहतर नहीं है कोई फ़ीस कम करें, ज़्यादा बच्चे अकोमोडेट हो जाएं? इसके लिए बेहतर है कि पीएमडीसी इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जो पास के अंदर वो बना चुके हैं कि एक उनको सर्टेन क्राइटेरिया दें कि इससे ज़्यादा फ़ीस वो चार्ज नहीं कर सकते। इसी वजह से जो मेजर रीज़न है कि स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग रशिया जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिवली कोई 40% सस्ता उनको एमबीबीएस पड़ता है या बीडीएस पड़ता है। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा कि पड़ोसी ममालिक में जो काकड़ोज तंजीम थी उनके स्लोगन के तहत सारे बच्चे निकल आए। ऐसे है। तो यहाँ कोई इस तरह का कोई काकड़ोज टाइप किस्म की कोई तंजीम बनाएंगे जो हमारी जेएनजी है, ताकि पीएमडीसी या जो दीगर इदारे हैं उनसे बात करें? वो कैसे आपकी बात सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? इसी तरह ईयरली बेस पे कोई 6-8 साल से हर साल इसी तरह कोई ना कोई इशू आते हैं इनकी तरफ से। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टेस्ट सही से रिज़ल्ट उनके सही नहीं आते, कभी ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी आ जाती है। तो इसमें स्टूडेंट्स अपनी मदद आपके तहत सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन उन्हें पता है यहाँ कराची के अंदर या पाकिस्तान में सड़कों में आने से फ़ायदा नहीं होता जब तक आप एक लीगल वे यूज़ करें। तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ता है। और स्टूडेंट को हम एक ऐसे मुल्क में कि हेल्थ केयर फील्ड में होने के बावजूद हमें कोर्ट जाना पड़ता है कोई भी पॉलिसी पे बात करने के लिए या कोई अपनी बात मनवाने के लिए। तो आप लोगों ने कभी टच किया है, ट्राई किया है कि पीएमडीसी के जो आला अख्तियार पे बैठे लोग हैं उनको जाके हम समझाएं? किसी डेलीगेशन की सूरत में पीएमडीसी वालों से मिले हैं? वो मिलते नहीं हैं। नहीं मिलते ना वो आपको ईमेल का रिस्पांस देंगे। और जब ये पहले सिनेरियो चलता था तो उनका कराची में कोई ऑफिस नहीं था। अब उन्होंने एक ऑफिस बनाया है तो बहुत डिलेड मीटिंग्स होती हैं। आपकी एप्लीकेशन वहाँ ले भी ली तो इस पर कोई रिस्पांस नहीं आता है या सही से सुनते नहीं हैं। तो फिर उसके खिलाफ कोई फोरम तो होगा ना जहाँ पर शिकायत की जा सकती है? तो वहाँ शिकायतें की आपने? एक ऑनलाइन फॉरम बनाया था, लेकिन क्योंकि जब 10,000 बच्चा सेम कंप्लेन दे रहा है और उसमें 100 बच्चों को भी रिस्पांस नहीं मिल रहा तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे मायूस हो जाते हैं, तभी सड़कों पे निकलना होता है या लीगल वे यूज़ करना होता है। अच्छा, इस बार मुझे जो सोर्सेस से पता चला है कोई 180 MCQs होंगे
सही है। जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, तो आपके ख्याल में ये बेहतर है? जी, पहले नेगेटिव मार्किंग की जाती थी, अब इन्होंने एग्जामिनेशन पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट की है। एमसीक्यूज़, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ चेंज करें, कभी 100 होते थे, फिर 120 होते, 220 होते। ये टोटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें सही हैं, बेहतर चल रही हैं। अच्छा, इसके लिए क्या बच्चे एमडी के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या टीचरों से ट्यूशन लेते हैं, तैयारी करते हैं, या में बस आके बैठ जाते हैं? लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस होती है। कुछ माफियाज भी स्टार्ट हो गए हैं कर शहर के अंदर, जो लाख लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं कि आपको एमडी कैट की तैयारी कराएंगे और 2 महीने 4 महीने के कोर्सेज करवाते हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत पे खुद ही आके पढ़ रहे होते हैं, कुछ प्राइवेट ट्यूटर्स हायर कर लेते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा फीसें मांगते हैं वो वाकई इस तरह एमडी के लिए तैयारी अच्छी कराते हैं या वैसे पैसे ले जाते हैं? तैयारी वही है कि जब करिकुलम आपकी किताबों से आ रहा हो तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं या किसी से गाइडेंस लेके भी पढ़ सकते हैं। वो फिर इतना बड़ा इशू नहीं होता। मेजर इशू अभी जो हमारे यंग डॉक्टर्स को फेस हो रहा है वो ये है, एक तो आप लोगों ने सीट्स इतनी कम कर दी हैं। सीट्स कम होने के बावजूद खाली इसलिए जा रही हैं क्योंकि फ़ी हाइक है। फ़ी हाइक के बाद भी अगर कोई बंदा कहता है कि सही है, मैं 1 करोड़ लगाने के तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान में डॉक्टर बनूँगा, उसकी डिग्री तो हो जाती है। डिग्री के बाद वो जिस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं वहाँ स्टाइपेंड ही 60,000 70,000 होता है। अब एक बंदा 60,000 के अंदर इस महंगाई में कैसे गुजारा करे जब वो 5 साल कोई करोड़ सवा करोड़ खर्च करके आया है सिर्फ इस मेडिकल प्रोफेशन में। इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हर दूसरे महीने कराची के अंदर ही यंग डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि वो 60,000 भी उनको नहीं मिलते, या तो 4 महीने बाद दे रहे होते हैं, 6 महीने बाद दे रहे होते हैं, और वो भी पूरी रकम नहीं देते। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो डिग्री करने के बाद भी बाहर मुल्कों की तरफ जाते हैं। वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जो पाथवेज़ बने हैं मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के, वो उस तरफ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसीज़ पे काम करें या ऐसी हम चीज़ें लेके आएँ कि ये ब्रेन ड्रेन जो हमारा यूथ है बाहर मुल्कों में ना जाए, वो यहीं बैठ के यहीं डॉक्टर बने और यहीं सर्व करें। अच्छा, आपके ख्याल में कि जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो कुछ कर सकती है, इन पे प्रेशर डाल सकती है, जो ख़ास तौर पे जो निजी इंस्टीट्यूशन है जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, जो गरीब बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कोई रोल नज़र आ रहा है सिंध गवर्नमेंट का? सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जब 2018 तक ये पॉलिसी थी तो ये बीच में क्यों हटाई गई? या तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फोर्स किया गया ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या जो भी रीज़न था। अगर पॉलिसी पहले थी तो वहाँ पे इन्फोर्स बिल्कुल की जा सकती है और ये करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके इतनी कम सीट्स के बाद भी 1000 सीट्स बच रही हैं तो उस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्यों बच रही हैं। अच्छा, आपके ख्याल में अब हमारे यहाँ डॉक्टरों की और गुंजाइश है कि हर साल इतने डॉक्टर अगर पैदा हों तो फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ तो इतनी वैकेंसी नहीं है, अस्पतालों में नहीं है, इतने हॉस्पिटल नहीं है। आप रात के टाइम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको डॉक्टर ढूंढना मुश्किल होता है, या तो आपको नर्स मिलेगा या वार्ड बॉय मिलेगा। आप अच्छा शहर से छोड़ के इंटीरियर साइड जाएं तो वहाँ आपको हॉस्पिटल बहुत मुश्किल से मिलता है, डॉक्टर दूर है कि आप ढूंढें। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह छोटे क्लिनिक्स बनाएं या मेडिकल सेंटर्स बनाएं जहाँ पे खुद वैकेंसीज़ निकलेंगी, क्योंकि हमें इस मुल्क में, इस शहर में, सूबे में हमें डॉक्टर्स की है ज़रूरत। मेडिकल बहुत निगलेक्टेड एरिया है, और आप कराची से बाहर निकलते हैं, अगर कराची पे फोकस भी नहीं करना कि यहाँ चलें, इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कराची से बाहर निकलते तो आपके सामने हेल्थ केयर का क्या हालात हैं। तो हमें इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, स्मॉल सेंटर्स, कैंप्स बनाने चाहिए, तो वैकेंसीज़ खुद निकलेंगी। एक और शिकायत डॉक्टरों के हवाले से, क्योंकि अभी आप खुद पढ़ रहे हैं, MBBS पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टरों के हवाले से लोगों को शिकायत ये है कि डॉक्टर रूड बहुत होते हैं। क्या वजह है? रूड नहीं होते, क्या ज़्यादा पढ़ के उनका दिमाग खुश्क हो जाता है? एक मेडिकल ऑफिसर है, 5 साल की डिग्री वो करके निकला है, उसकी हॉस्पिटल में कहने पे वो 12 घंटे की होती है, लेकिन जब नाइट शिफ्ट लगती है 36 घंटे तक बगैर सोए आपको हॉस्पिटल में रहना है। उस 36 घंटे के अंदर आपके पास, अगर गवर्नमेंट इदारा है तो आपके पास कोई 50 से ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे। उन पेशेंट्स को किस तरह आपको डील करना है? उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, किसी का अगर कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया तो वो गन निकाल के आ जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर्स को शूट कर देते हैं हॉस्पिटल में, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप एक डॉक्टर 24 घंटे 36 घंटे बगैर सोए हॉस्पिटल में अपनी जॉब कर रहा है, और उसके बाद भी, उसके महीने के बाद वो 60,000 भी उसको पूरा ना मिले, तो उसका रिएक्शन या एक्सप्रेशन तो कहीं निकलेगा। आप अच्छा डॉक्टर किसको कहते हैं? अगर पॉलिसीज़ बेहतर हो जाएं तो सब अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं, पॉलिसीज़ तो आपको सरकार की जानिब से एक बार मिल गई। अच्छा डॉक्टर जो पढ़ के तैयार होता है उसको अच्छा डॉक्टर हम कैसे कहें? किसको हम अच्छा डॉक्टर कहें? अच्छा डॉक्टर है, आपने देखा होगा कि आप कराची में ही सदर के इलाके में चले जाएं, इतने डेंटल क्लिनिक्स खुले हैं जिनके पास डिग्री भी नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को अच्छा क्या आप डॉक्टर्स ही कंसिडर नहीं करते, जिस पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों की कंप्लेन के बाद जब उनकी केसेस बिगड़ने शुरू हो गए, हर 2 दिन बाद सुनने को मिलता है किसी के अंदर कैंची रह गई, कपड़ा रह गया,
कोई दांत का मसला हल कराने गया, उसका कुछ और मसला हो गया, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है, वो सिंपल 2-2 महीने के डिप्लोमा करके यहाँ खोल के बैठे हैं। तो ये पीएमडीसी और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस तरह के लोग इस तरह की इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स क्यों चला रहे हैं। अच्छा मां साहब, एक ज़माना था सिंध में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे ऑफिशियली जो है इजाज़त थी, ऐसे फिर यूनियनें थी, फिर यूनियनों के अहदेदार होते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। सिंध में ये अब यूनियनें नहीं है। आपके ख्याल में इस तरह की यूनियन दोबारा होनी चाहिए? देखिए, अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हर सियासी जमात की स्टूडेंट यूनियन अभी भी है। हर बड़ी जमात की जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में, वहाँ वर्किंग कर रही है। उनका मेन मकसद था, जो एक यूथ, पढ़ा लिखा यूथ फ्रेश माइंड के साथ निकलता है, उस चीज़ पे पाबंदी लगा दी गई। स्टूडेंट यूनियन पे अगर पाबंदी होती तो ये आज अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ के यूथ विंग्स क्यों काम कर रहे होते। आप कराची यूनी के अंदर चले जाएं, आपको एक दो सियासी जमातों के हर जगह झंडे भी मिलेंगे, वहाँ की विंग्स भी मिलेंगी। तो इसमें नज़रसानी ये करनी चाहिए कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स की जो एक प्रोडक्टिव काम करने के लिए यूनियंस होती हैं उस पर क्यों बैन लगाएं। और यही रीज़न है कि स्टूडेंट अपना इशू सही से एड्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ब्रिज नहीं है एक स्टूडेंट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। पंजाब के अंदर उन्होंने बात की कि हम डिफरेंट डिबेट्स और एमयूएस के रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, इवन उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराए। सिंध में ऐसा कोई ब्रिज नहीं है कि स्टूडेंट डायरेक्टली कनेक्ट हो गवर्नमेंट में, कि कोई उनका इशू हो, या तो उनको पता हो कि इस इदारे में जाके उन्हें अपना इशू एड्रेस करना है, या कोई बीच का लिंक हो। तो ये स्टूडेंट यूनियन वाला जो मसला है, ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है, और इसमें हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद स्टूडेंट्स निकलते हैं और उनका एक ही मुतालबा होता है कि जिस मकसद से आपने मना किया था वो मकसद तो अभी तक चल रहा है। हर सियासी जमात के अपने विंग्स हैं, तो आपने स्टूडेंट्स को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है। इवन आप कहीं दाखिला भी लेते हैं मेडिकल यूनी में या किसी भी यूनी में, आपसे एफिडेविट साइन किया जाता है कि आप किसी प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं हिस्सा लेंगे, लेकिन वो सियासी जमातों के विंग्स अभी भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ना कोई एक्शन होता है। तो आपने एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट यूनियन को क्यों बैन किया? आप नहीं समझते हैं कि इस तरह की यूनियन सूबे में होनी चाहिए, और उनकी मेल मुलाकातें, उनके कॉम्पिटिशन्स दीगर सूबों के साथ भी होने चाहिए? यूथ के एक रीयूनियन हो, यूथ जो है आपस में मिले, मुकाबला हो, कंपटीशन हो, बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशियल कंपटीशन हो यूथ के दरमियान। ये बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ सियासी जमातों को, सियासतदानों को ये डर होता है कि नया यूथ निकलेगा, अपनी तंजीमें, अपनी यूनियन काउंसिल्स लेके आएंगे तो वो उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो तभी उन्होंने एक उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में टोटली बैन ही कर दिया कि ऐसा दिमाग ही ना निकले जो उनसे सवाल करे। लेकिन ये तो नुकसान हो रहा है, अगर अच्छा दिमाग नहीं निकलेगा तो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तभी जो यूनियन ना होने की वजह से आम स्टूडेंट को सड़कों पे निकलना पड़ता है, जिसमें बहुत से लोग अरेस्ट होते हैं, बहुत से लोग डंडे खाते हैं। इवन मेरे ऊपर एफआईआर होने जा रही थी जब हमारा सिंध असेंबली के बाहर धरना था। वहाँ पे हमारी एक मुतालबा था कि आप अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी भी सेक्रेटरी या मिनिस्टर से मीटिंग करा दें, हम अपने इश्यूज़ उन्हें बता दें, और आधे घंटे की मीटिंग चाहिए थी। तो वहाँ एक अफसर आते हैं, वो कहते हैं डीसी साहब ने कहा है कि अगर आप मगरिब तक यहाँ से नहीं उठेंगे तो आप सबको अरेस्ट कर देंगे, आप पे एफआईआर कर देंगे। हमने कहा आप कर दो, भले मीडिया हमारे साथ है, जो हमारे इश्यूज़ हैं आपके सामने, हम तो सिर्फ एक मीटिंग चाह रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव से चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर हम मगरिब तक बैठे रहे, कुछ पॉलिटिशियंस जो उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे वो लोग आए, फिर डीसी आए, फिर सिंध गवर्नमेंट के 1-2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मीटिंग सेट कराई कि आप कल इस टाइम पे इनके दफ्तर में आप इनसे मिल लिएगा और आप अभी धरना ख़त्म कर दें, अंदर सेशन चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मीडिया आपके साथ था असेंबली धरने में, तो ये लोग फिर घबरा गए। इस वक्त तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, जेन जी बहुत इस्तेमाल कर रही है, तो उसका इस्तेमाल करके आप कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते? इसके अंदर आपके सामने जब पीका ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उसके बाद से एक ट्वीट करने के ऊपर भी लोगों को 10-10-12 साल की सज़ा हो रही है। तो डायरेक्टली आप स्टेट से फंडा नहीं ले सकते हैं अनलेस आपके पास एक लीगल वे ना हो। फिर भी डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट इश्यूज़ पे हैशटैग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस व्लॉगिंग के थ्रू स्टूडेंट्स अपना मसला करते आए हैं और बताते आए हैं कि जो उनको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने कुछ चीज़ें निकाल दी हैं जिसमें आप इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते। अच्छा, आप समझते हैं कि आज का जो यूथ है, जो जेनजी है, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी कर रही है? जो उनको जो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ों पे जाना चाहिए, उस तरफ के बजाय नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। हर चीज़ का गलत इस्तेमाल भी होता है और सही इस्तेमाल भी होता है, इसके लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर आप अवेयरनेस उनको करें कि आप इस सोशल मीडिया के तहत बेहतर काम कर सकते हैं तो ज़रूर लोग करेंगे। क्योंकि पहले इंटरनेट था सिर्फ कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के पास,
अब ये गांव देहात हर बंदे के पास है, जो नया है उसको नहीं पता इंटरनेट सोशल मीडिया किस तरह यूज़ करना है। तो इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए डिफरेंट एनजीओज़ और डिफरेंट वेलफेयर कम्युनिटीज़ के तहत, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि बेहतर इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए। अच्छा सैयद अहमद माज साहब, आखिर में स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई पैगाम, ख़ास तौर पे वो जो मेडिकल के शोबे में जा रहे हैं, जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह तैयारी करें ताकि वो क्रॉस कर जाएं? एमडी कैट और मेडिकल से रिलेटेड एक यही सजेशन है कि हर्डल्स सिर्फ ये नहीं होंगी, बहुत हर्डल्स आएंगी और बहुत स्ट्रेसफुल पाथ है। और रिगार्डलेस जो भी पॉलिसीज़ हों, जिस तरह हमने 2 साल की मेहनत के बाद सारी पॉलिसीज़ को लड़ते हुए हम कोर्ट गए, सड़कों पे निकले, लेकिन आज हम फिर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं। तो इन चीज़ों से इन्हें घबराना नहीं है, ना मुल्क छोड़ के भागना है, इसी मुल्क में डॉक्टर बनना है और इन्हीं लोगों को सर्व करना है हमें आगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा ये प्रोग्राम सिर्फ यूथ के लिए है, जेनजी के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सैयद अहमद माज साहब से जो गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पर एमडी कैट और मेडिकल के हवाले से आपने सुनी होंगी। आपके जहन में अगर कोई तजवीज़ आ रहा है तो कमेंट ज़रूर दे दें, तो हम किसी और दोस्त को बुलाकर इसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक, यूथ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम उस पर प्रोग्राम करेंगे। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको गुजारिश करता चलूँ कि बराए करम चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मंसूरनामा में आपको बहुत सारी चीज़ें मिले। और अगले प्रोग्राम तक फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।